होने वाली है, बादल आएंगे, किसी भी टाइम में बारिश हो जाएगी। चले अच्छा, पेपर फेल होने से डर नहीं लगता। मुझे बाद में रिश्तेदार कुछ नहीं होते ना क्या बना। अच्छा, माशा से हमारे खानदान में ना मेरी मदर जो थी वो सब बताती थी, खालाओं को, मामू को। फिर मजे की बात ये होती थी, सब कॉलें करते थे कि जी हमने तो रोज़े भी रखे, हमने तो खत्म भी करवाए, फिर भी रह गया। तो वो ज़्यादा तकलीफ होती थी यार, इतनी चीज़ों के बावजूद रहे। तो चलें खैर। अच्छा, लिस्ट प्राइस। आपने जब दुकानदार से जाके कॉन्टेक्ट किया तो उसने आपको कहा 1-20, आपने कहा सर प्लीज़ थोड़ा सा डिस्काउंट दे दी, तो उसने आपका चले 10,000 डिस्काउंट। जो एट द स्पॉट आपको डिस्काउंट, उसी टाइम जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन सप्लायर के, कनाडा वाले सप्लायर ने बोला अगर आपने विदिन 10 डेज, विदिन 15 डेज, विदिन 20-30 डेज अगर हमें बाकी पेमेंट कर दी तो मैं आपको मज़ीद डिस्काउंट दूंगा। तो ऐसे डिस्काउंट को आप कहते हैं सेटलमेंट डिस्काउंट। उसने आपको मज़ीद 10,000 का डिस्काउंट दे दिया। सेटलमेंट डिस्काउंट जानते हैं ना, कैश डिस्काउंट या प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट, जो आपको इसलिए दिया जाता है कि आप जल्दी पेमेंट कर दें, इस लालच में आते हैं। यानी अभी आपको ये परचेज कितने की पड़ी है, ये मशीन परचेज प्राइस या कॉस्ट 100,000, 1,20,000 उसने बोला था पहली बार, जिसमें से 10,000 तो आपने उसी टाइम उसके तरले करके ले लिए थे। फिर बाकी 10,000 का डिस्काउंट आपको इसलिए मिला क्योंकि आपने जल्दी पेमेंट का वादा किया या उससे जल्दी पेमेंट किया। अब कनाडा वाले सप्लायर से आपने मशीन तो खरीद रही है, तो क्या वो उड़ के आएगी मशीन कनाडा से? नहीं, उसके लिए आपको शिप करना पड़ेगा, हायर ट्रांसपोर्टेशन। तो कनाडा से लेके पाकिस्तान तक जितनी भी शिपिंग कॉस्ट आएगी, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, अगर आप शिप नहीं हायर करते, शिप वाले को पैसे नहीं देते, तो क्या मशीन आपके पाकिस्तान में फैक्ट्री तक पहुंच सकेगी? नहीं। अगर आपने उस मशीन को अपनी फैक्ट्री तक लाना है, उससे कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल बनानी है डिपार्टमेंट में, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करना पड़ेगा। यानी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करना लाजमी है, वरना आपकी मशीन कभी भी आपकी फैक्ट्री तक नहीं आ सकती। तो आप इसमें ऐड करेंगे कि मेरा एक और खर्चा भी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये जी आया 10,000, शिप वाले ने 10,000। अब तूफान वगैरह आते हैं समुद्र में, आता है ना, बहुत सारे तूफान आते हैं और बहुत सारे हादसे भी हो सकते हैं। हो सकता है तूफान अगर आ जाए तो आपके दिल में डर होगा कि मौसम तो वैसे भी खराब चल रहा है, अगर तूफान आ गया तो जी पूरी की पूरी शिप पलट जाएगी, तो आपकी मशीन का भी तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर आप इतने रुपीस की जब मशीन मंगवाते हो तो रिस्क होता है, तो आप फिर इंश्योरेंस करवाते हो। वो उस इंश्योरेंस को आप कहते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। अंग्रेजी में क्या मतलब होता है इन ट्रांजिट का? इन ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ते के लिए। यानी आपने इंश्योरेंस करवाई है कि कनाडा से लेके पाकिस्तान तक अगर मेरी मशीन को रास्ते में कुछ भी हो गया तो वो पैसे कौन भरेगा? इंश्योरेंस कंपनीज भरेगी। तो क्या वो इंश्योरेंस कंपनीज अल्लाह वास्ते आपको पैसे देंगी? नहीं, आपको हर महीने हर साल को पैसे देने पड़ेंगे। तो वो इंश्योरेंस आपके पास क्या कहलाएगी? इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। आप हमेशा इंश्योरेंस इन ट्रांजिट को एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हो। सिर्फ इंश्योरेंस इन ट्रांजिट को याद रखना है। आपके एग्जाम में 2 किस्म की इंश्योरेंस दी जाएगी, एक इंश्योरेंस इन ट्रांजिट होगी और सिर्फ एक इंश्योरेंस होगी। जो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है वो आप इस परचेज कॉस्ट में ऐड करोगे, लेकिन जो सिर्फ इंश्योरेंस है वो आप क्या करोगे? एक्सपेंस आउट, क्योंकि सिर्फ इंश्योरेंस फॉर द ईयर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या इंश्योरेंस इन ट्रांजिट बाय नेचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, तभी ये क्या हो रहा है? एसेट की कॉस्ट में ऐड। और सिर्फ इंश्योरेंस फॉर ईयर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसीलिए वो क्या हो रहा है? एक्सपेंस आउट। तो ये इंश्योरेंस वाले ने पैसे लिए 5,000 रुपये। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का मतलब है कनाडा से लेके पाकिस्तान के बीच अगर रास्ते में कुछ हो गया तो उसकी मशीन के पैसे फिर आपको इंश्योरेंस की कंपनी भरेगी। थर्ड, मशीन बंदरगाह पे आ गई। जब मशीन बंदरगाह पे आ गई, पोर्ट पर आ गई, तो क्या मुंह खोल के बैठे हुए कस्टमर वाले? सर इतने अमीर आप बंदे हैं कि पाकिस्तान की बजाय आप मशीन कनाडा से मंगवा रहे हैं, तो आपके पास तो अन्य वहाँ पैसा होगा, तो कुछ हमें भी दे दें, हम अपना मुल्क चलाएं। वो अलग बात है कि और पैसा जा रहा होता है, लेकिन चलें, वो तो कहते तो यही है ना कस्टमर वाले कि जी हमने मुल्क चलाना है, सिस्टम चलाना है।
पहले लेंगे इंपोर्ट ड्यूटीज। जब भी आप कोई चीज़ बाहर से मंगवाते हो तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटीज लगती हैं। अक्सर आपने गाड़ियों के बारे में सुना होगा 300% लगती है। पता है आपको, अगर गाड़ी 1 करोड़ की आप बाहर से मंगवाओ तो वो आपकी 4-5 करोड़ की बन जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि बाहर गाड़ियाँ सस्ती होती हैं क्योंकि उन पर इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगती। जब आप बाहर से गाड़ी मंगवाते हो तो वो गाड़ी एक्चुअल में महंगी नहीं होती है, जो उस पर इंपोर्ट ड्यूटीज लगती हैं वो महंगी होती हैं। अक्सर आप ये उधर चले जाएँ, ये नॉर्थन एरियाज में, ये जो दीर वाली साइड हो गई है और चिकदरा वाली ये साइड हो गई हैं, तो यहाँ पर हर बंदा खान होता है। यहाँ पर हर बंदे के पास लैंड क्रूजर और अच्छी महंगी महंगी गाड़ियाँ होती हैं। वजह क्या होती है, वो सस्ती होती हैं क्योंकि वो नॉन कस्टम पेड होती हैं। उन पर आपने ये इंपोर्ट ड्यूटीज़ कस्टम वाला नहीं पे की होती है। तो अगर आप उस पर कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटीज़ पे करें तो फिर वो उतने की नहीं रहेगी जितनी की वो है। हो सकता है वो 1 करोड़ की गाड़ी आपने ली, लेकिन अगर आप उस पर कस्टम ड्यूटी वगैरह पे करोगे तो हो सकता है कि वो फिर 10 करोड़ की चली जाए। तो ये थोड़ा सा होता है मसला हमारे पाकिस्तान में इंपोर्ट ड्यूटीज़ का। तो जब आपने वो मशीन मंगवाई तो वहाँ पर जी कस्टम वाले बैठे थे, उन्होंने आपसे इंपोर्ट ड्यूटीज़ के पैसे लिए 20 लाख। वो एजेंट आया, कस्टम आया, क्लियरिंग एजेंट, उसने कहा सर इतना तो पैसा आपके पास, थोड़ा हमें भी चाय पानी का खर्चा दे दें, हमारे भी छोटे बीवी बच्चे हैं। तो आप कहा चले ठीक है सर, आप भी कुछ पैसे रख लें। तो इसे कहते हैं फी पेड टू क्लियरिंग एजेंट। वो जो कोर्ट में वो मशीन जो क्लियर करता है या कस्टम वाला, उससे भी आपका चाय पानी का खर्चा देते हैं, थोड़े फी वगैरह देते हैं। अगर तो आप इनकार करते हैं तो वो बंदा बोलेगा आप देखो देखता हूँ ये तो मशीन अपनी फैक्ट्री तक कैसे ले जाती है, यानी ये फी आपको पे करना लाजमी। तो इसे भी आपने जी 20,000 रुपये दे दिए। जैसा आप तो ले रहे हैं, आप तो चुप कर रहे हैं, मुँह बंद कर रहे हैं। प्लस आपने आईटीए में पढ़ा था 2 किस्म के टैक्सेस होते हैं, एक होते हैं नॉन रिफंडेबल और दूसरे होते हैं रिफंडेबल। लेकिन नाम से लग रहा है नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल का क्या मतलब होता है, जितना टैक्स अदा किया वो आप वापस आपको किसी सूरत नहीं मिलेगा। लेकिन रिफंडेबल का क्या मतलब होता है, रिफंडेबल का मतलब होता है कि जितना आप टैक्स पे करेंगे वो आपको दोबारा पैसे रिकवर हो जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। ये डिटेल आप अपने टैक्स में पढ़ेंगे कि बहुत सारी इसमें चीज़ें आती हैं। तो आपने हमेशा जब भी ऐसे की कॉस्ट में नॉन रिफंडेबल या नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस को ऐड करना है। तो रिफंडेबल को हम क्यों नहीं ऐड करते इसमें, रिफंडेबल टैक्स हम क्यों नहीं ऐड करते? क्या वो हमारी जेब से बचा होता है? अगर हमारी एक जेब से रिफंडेबल में टैक्स जा रहा है तो दूसरी जेब में वापस भी आ जाएगा, तो क्या मेरी जेब से फिर कोई पैसा गया? नहीं। लेकिन नॉन रिफंडेबल में क्या मसला होता है, जितना पैसा गया वो दूसरी जेब में वापस नहीं आना। तो आपने हमेशा क्या ऐड करना होता है, नॉन रिफंडेबल टैक्स। ये जी आपने पे किए 5,000। चलिए जी सारे टैक्सेस वगैरह आपने पे कर दिए। जब सारे आपने टैक्सेस वगैरह पे किए तो अब क्या करेंगे, इस लूम जितनी हैवी मशीन को अपने हाथ में उठा के ट्रक में ले जाएंगे, लोड करेंगे? नहीं। तो उसके लिए आपने मजदूर बुलाने हैं। अक्सर लोग कहते हैं सामान लोड करो अनलोड करो, तो जी लोडिंग ट्रक में वो मशीन रखने के लिए आपको मजदूर बुलाने पड़ेंगे। क्या वो मजदूर अल्लाह वास्ते आपके लिए वो मशीन ट्रक में लोड कर देंगे, उसके बदले पैसे लेंगे? तो इसे आप बोलते हैं लोडिंग कॉस्ट, यानी उस मशीन को ट्रक में लोड करने के लिए जो मजदूर पैसा लेगा उसने लिए जी 6,000। अब ट्रक में तो लोड कर दिया, क्या वो ट्रक में ही पड़ा रहेगा मशीन? वो ट्रक सब कहाँ ले जाएंगे, अपनी फैक्ट्री तक ले जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं अगेन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जो कि आपने कनाडा से मंगवाई थी तो इधर 2 किस्म के ट्रांसपोर्टेशन आ रही है, एक कनाडा से पाकिस्तान तक आप भर रहे हैं पैसे ट्रांसपोर्टेशन के, और एक उस पोर्ट बंदरगाह से लेके अपनी फैक्ट्री तक वो ट्रक वाले की पैसा आपसे लेगा। अल्लाह वास्ते तो आपके मशीन को उठा के फैक्ट्री तक नहीं ले जाएगा, उसने लिए जी 4,000। अब ट्रक वाला आपकी फैक्ट्री के गेट के बाहर खड़ा होकर कह रहा है सर क्या करना है, जल्दी करें, हमने और जगहों पर जाके सामान लोड करना है। तो क्या करेंगे, आप खुद अपने हाथ से उठाएंगे, उस मशीन को बाहर रख देंगे। अगेन आपको मजदूर बुलाने पड़ेंगे जो उस मशीन को क्या करेंगे, उस ट्रक से अनलोड करेंगे। तो वो अनलोड के भी आपसे क्या लेंगे, पैसे लेंगे। तो इसे कहते हैं अनलोडिंग कॉस्ट। तो इन्होंने लिए जी 5,000 अनलोडिंग।
जगह थी वो उस मशीन के मुताबिक नहीं थी, तो क्या करें? बाहर चुराए में ही पड़ा रहेगा। साइट प्रिपेयर करेंगे, साइट अपनी फैक्ट्री में जगह बनाएंगे ताकि वो मशीन उसमें क्या हो सके, फिट हो सके। तो अब जब आप जगह बनाते हैं, साइट बनाते हो, प्रिपेयर करते हो, तो क्या क्या खर्चे आते हैं जगह बनाने के लिए? बिल्डिंग एग्जांपल ले लें, जब आप कोई कमरा या कोई घर बनाते हो तो उसमें कौन कौन से खर्चे होते हैं? सीमेंट बजरी वगैरह लगती है, मटीरियल, मजदूर काम करता है उस साइट को प्रिपेयर करने के लिए, मजदूर भी होता है, बिजली वगैरह कंज्यूम होती है। तो ये सारे के सारे जब आप खर्चे करोगे तो उसके बाद क्या होगी, वो जगह इस काबिल हो जाएगी कि आप अपनी मशीन को उसमें फिट कर सको। तो इसे कहते हैं साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। क्योंकि अगर आपने जगह ना बनाई तो फिर तो ये मशीन किसी सूरत फैक्ट्री में नहीं आ सकती, तो इसे आप बोलेंगे साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। तो इसके अंडर मजीद खर्चे होते हैं। साइट जगह बनाने के लिए सबसे पहले कौन सा खर्चा होगा? मटीरियल, दूसरा होगा लेबर, तीसरा होगा साइट ओवरहेड्स। ओवरहेड्स याद है आईटी में जो थोड़ा बहुत देखा था, ओवरहेड्स, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। यानी बिजली वगैरह की मशीन जो आप खुदाई वगैरह करते हैं ये सब मशीन के थ्रू होती है, और मशीन किससे चल रही होती है? बिजली से। तो ये सारे के सारे खर्चे करना लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल इन तीनों में जो मेरा खर्चा आया है वो मेरे पास आया है, इधर 1000 आया मटीरियल का, मजदूर ने भी 1000 रुपए लिए जगह बनाने के, और बिजली वगैरह का भी 1000 रुपए का बिल आया। यानी इन शॉर्ट जगह बनाने के लिए मेरे पास कितना खर्चा आ गया? ये साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। क्या 1 घंटे के अंदर वो जगह बन जाएगी? हो सकता है 1 हफ्ता लगे, 2 हफ्ते लग जाएं। तो 1-2 हफ्ते के लिए आप चुराने में रखेंगे अपनी मशीन को? आपकी फैक्ट्री में तो जगह नहीं है, तो क्या करेंगे? बाहर पड़ा रहेगा चौक में। उसके लिए अलग से मकान लेंगे, जगह लेंगे, कोई जगह रेंट पर लेंगे 1-2 हफ्ते के लिए। तो वो आपका मामू का तो बेटा है नहीं जो आपसे बोलेगा सर आए आपके लिए तो मैंने जगह खाली छोड़ी थी कि आप अपनी मशीन को यहाँ पे रख सकें। क्या करेंगे? उस 1-2 हफ्ते के पैसे देंगे? इसे हो गए हैं। इसे कहते हैं हैंडलिंग कॉस्ट। हैंडल यानी जब तक ये जगह साइट प्रिपेयर नहीं होती है, उस मशीन को अगर आपने कोई मकान किराए पे लिया हुआ है जहाँ पर आपने 2 हफ्ते के लिए उस मशीन को रखना है, तो उस पे जितना भी रेंट का खर्चा आएगा, हैंडलिंग कॉस्ट कहते हैं रेंटल कॉस्ट। ये भी जिसने 6000 रुपये लिया कि सर इतनी हैवी मशीन है, 6000 रुपये तो 2 हफ्ते का बनता है। अगर आप रेंट पे जगह नहीं लेंगे तो आपकी मशीन बाहर पड़े पड़े उस पर धूप भी पड़ेगी, बारिश भी होगी, तूफान वाला भी आएगा तो ख़राब हो जाएगी। यानी ये हैंडलिंग कॉस्ट, रेंटल कॉस्ट लगाना ज़रूरी है मशीन की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। तो ये आपने हैंडलिंग कॉस्ट या रेंटल कॉस्ट को भी क्या करना है, एसेट की कॉस्ट में ऐड यानी कैपिटलाइज। चले अब आप अपनी मशीन को जब जगह बन गई तो आप अपनी मशीन को लेकर आ गए फैक्ट्री में। जैसे फैक्ट्री में लाए तो आप उसे क्या करेंगे? इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल, क्योंकि इतनी हैवी मशीन ऐसे तो नहीं हो सकता कि बटन दबाया स्टार्ट हो गई। उसके लिए आपको प्रोफेशनल बंदा बुलाना पड़ेगा। वो प्रोफेशनल बंदा आकर क्या करेगा? इस रूम जितनी हैवी मशीनरी को इंस्टॉल करेगा। तो क्या वो अल्लाह वास्ते करेगा? इंजीनियर वगैरह होगा, प्रोफेशनल बंदा होगा, तो वो इंजीनियर जाते हुए आपसे क्या लेगा? इंस्टॉलेशन पैसा लेगा। तो उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल फी या इंस्टॉलेशन कॉस्ट। इसने जी क्योंकि प्रोफेशनल बंदा था तो इसने 10,000 रुपये कि सर इस रूम जितनी हैवी मशीनरी है इतना तो खर्चा बनता है हमारा। प्लस जब आपने मशीन को इंस्टॉल किया तब आपको पता चला कि ये मशीन वैसी नहीं है जैसे आप चाह रहे थे। जैसे आप अक्सर आप चले जाए जब आप कपड़े लेते हैं, शर्ट्स वगैरह, तो क्या ज़रूरी है कि वो आपके साइज़ के अकॉर्डिंग हो? आप उसे ऑर्डर करवाते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं अपने साइज़ के हिसाब से, तभी जाकर आप पे वो अच्छी लगेगी। उसी तरह हो सकता है जो कनाडा वाले सप्लायर से आपने मशीन मंगवाई है वो सब के लिए बनाई गई, तो आपकी कंपनी थोड़ी अलग किस्म की कोल्ड ड्रिंक बनाती है, तो फिर आप उस मशीन को क्या करेंगे? अपने मुताबिक चेंजेस लाएंगे। तो क्या इस रूम जितनी हैवी मशीनरी के लिए आप खुद बैठ के इसमें ऑल्ट्रेशन करेंगे, चेंजेस करेंगे? क्या आप इस काबिल हैं कि आप इंजीनियर हैं कि आप बैठ के उसमें चेंजेस करें, या आप बेचारा मजदूर तबका आके उसको चेंजेस करेगा उसमें? उसके लिए आप किसको बुलाना पड़ेगा?
प्रोफेशनल इंजीनियर को बनाना पड़ेगा, तो वो इंजीनियर आएगा, उस मशीन में चेंजेस करेगा ताकि वो फिर मशीन उस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स बना सके जैसे आप चाहते हैं। तो इसे कहते हैं प्रोफेशनल फील्ड फॉर चेंजेस इन मशीन वगैरह में चेंजेस के लिए जो आप इंजीनियर वगैरह को पैसे देते हो ताकि वो मशीन आपके प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग ही हो जाए, उसने जी लिए 20,000 रुपये। उसका साथ कोई मामूली चीज़ तो नहीं, आप पूरा की पूरी मशीन में ऑल्ट्रेशन करवा रहे हैं, चेंजेस करवा रहे हैं, 20,000 रुपये तो आप मुझे दें। चले जी, अब जो कि आपने अपनी मशीन को बना लिया, सब कुछ कर लिया, उसमें ऑल्ट्रेशन करवा ली, अब वो मशीन इस काबिल हो जाएगी कि अब आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी फैक्ट्री में कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल बनाने के लिए। तो यहाँ तक ये सारी वो लिस्ट है जो सारे के सारे खर्चे आपने करना लाजमी है। जब तक आप ये खर्चे नहीं करेंगे, आपकी मशीन कभी भी उस काबिल नहीं हो सकती कि वो कोल्ड ड्रिंक बना सके। यानी अगर आपने अपनी प्रोडक्शन में प्रोडक्ट्स बनानी है, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल बनानी है, तो इस